Cows must be protected. In 1976, Srila Prabhupada began the Bhaktivedanta Swami Gaushala near Krishna Balram Mandir in Vrindavan. This project aims to educate about the importance of Go Seva among devotees and people in general. Our mothers have been taking care of us for so many years. Now this is the right time to return that kindness. हरे कृष्ण, मेरा नाम गौर गोविंद दास है। तो आज सौभाग्य मिला है कि भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला में एक छोटे से सेवक रूप में सेवा कर रहे हैं गाय माता की। और माता जी का एक उद्देश्य है कि गाय चराने का प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, परंतु आजकल जो है गाय चराने का प्रक्रिया तो देखने को जो है लुप्त हो गए। तो एक जैसे कोई घर में परिवार रहते, घर के अंदर ही गाय को रखा जा रहा है और जैसे जैसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको खिलाना पिलाना जो भी है कि ताकि वो सुरक्षित से रह जाए। ये भी उचित रहेंगे, हर कोई नहीं कर पाते सही सलामत से। परंतु मैं एक साधु समाज में होने के नाते एक सवाल आया कि हम लोग वास्तव में कहाँ से हैं। तो जब मैंने हमारे पूर्वजों को पूछा कि ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ के हैं, कि वास्तव में हम उत्कलवासी हैं, तो उनका उत्तर था कि हम उत्कलवासी नहीं हैं, कि हम ब्रजवासी हैं। तो ये सवाल अभी ब्रजवासी है तो वृंदावन को ब्रज कहा जाता है, तो प्रेम ब्रजवासी आप कैसे कहते हो? कि उनका उत्तर था कि हमारा जो पूर्वज है 400-500 साल पहले जो है ब्रज में थे, पुरी की राजा तो ये परिवार को ले आए थे पुरी में एक सेवक रूप में। उनका सेवा ये था कि पानी ला करके मंदिर में देना और गाय पालना, खेती करना और ठाकुर जी के लिए चावल जुगाना और दूध दही माखन और घी इस प्रकार चलिए आ रहे थे। तो एक मंत्री का एक षड्यंत्र, मनुष्य मानव समाज में कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, उसके बाद वो अलग अलग फिर विचार बनती है और अलग अलग तरीक़ा से आश्रय भी लेना होता है। तो ऐसे ही हुआ कि मंत्री के षड्यंत्र के अनुसार फिर इनको पलायन करना पड़ा, जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा पूरे से, दूसरे राजा की आश्रम में रहना पड़ा, जाति बदलना पड़ा, स्थान बदलना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारा जो मुख्य जो था कि जीवन यापन करने का, खेतीबाड़ी करना, गाय पालन करना और स्वाभाविक रूप से जीना, उसके अलावा कोई उद्देश्य था ही नहीं। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्य जो कहा जाता है, उसमें से कृषि और गोरक्षा दोनों साथ में आप कर रहे थे? हाँ, उसमें कृषि भी कर रहे थे और गाय रक्षा भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ हाँ। जब उनको फिर गवर्नमेंट की जो सरकार की जब बात आती है कि वहाँ का स्थानीय लोगों को मतलब सर्विस दिलाना, जो भी जो प्रक्रिया बनती गई, तो ये हम लोगों को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हम उत्कलवासी नहीं थे, तो केवल एक आश्रय लेना पड़ा कि कृषि करना और गाय रक्षा करना। तो इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूछा कि फिर उसके बाद तुम्हारा जाति वगैरह क्या था? तो जाति वगैरह समय के अनुसार बदल दिया गया और वास्तव में हम ब्रज के तो थे, परंतु आज हर किसी को मतलब परिचित नहीं है।
तो ये थोड़े से हिस्ट्री था। हिस्ट्री तो और काफ़ी बड़े हैं, परंतु मैं जब 10-12 साल का था तो एक वक्त आया कि जो एक हलिया कहते थे। हलिया अर्थ जिसको एक कुछ पैसे कम हुआ करता था तो कुछ पैसे देते थे, कुछ कपड़े देते थे और उसके अलावा धान देते थे और उसको 1 साल के लिए एक नौकर की रूप में रखते थे। तो नौकर का शब्द जो है ना, उसी समय नौकर शब्द प्रयोग नहीं करते थे। उसी समय हलिया कहते थे। हलिया यानी उसी समय तो मुझे पता नहीं था कि हलिया का अर्थ क्या है। आज पता चलता कि हलिया से एक हलधर है। हलधर एक नाम है जो भगवान कृष्ण के जो भाई है, जो दाऊ कहते हैं, बलराम की नाम है हलधर। हल यानी जो हल को चलाने वाले, हल को चलाने वाले जो जमीन में खेती करते हैं। उसके बाद जो बैल को हल कहते हैं और नंगल को भी हल कहते हैं। तो उसका जो जिम्मेदारी लेता है तो उसको हलिया कहते हैं। चाहे तो जमींदार खेती स्वयं कर रहे हैं, लेकिन जो जो बैल कहते हैं, जो हमें गाय माता कहते हैं और जो बैल को जो पिता कहते हैं, उसको बैल कहा जाता है। तो उसको जो देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, उसको हलिया कहते हैं। तो ये इसमें भगवान बलराम से ही ये शब्द आया है, परंतु ये गांव में ये सारे विदित नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। कई सारे स्त्रियां भी होते हैं और जितने भी गांव में रहने वाले को कई सारे शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होता, परंतु वो शब्द भी प्रयोग करते रहते और कई सारे कार्य करते करते वो जो मजाबन करते रहते, परंतु उसका परिभाषा मालूम नहीं होता। जी, ये बताइए जो हलिया आपने बोला, हलिया हल तो चलाना ही है उसको, पर साथ के साथ उसको गोरक्षा भी करनी होती है क्या? मतलब गोचरण भी करना होता है हाँ, क्या? गोचरण मतलब उसमें सारा आ जाता है। अच्छा। जैसे जमीन में एक्चुअली मुझे स्मरण है कि रात को 3:30 बजे घर से उठ के जाते हैं, जमीन में खेती करते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, क्योंकि खेती करना होता है। इसलिए भगवान ने भी कहा है, मास्त्रास पस्तास तो कुंते शीतोष्ण सुख दुख दाह आगामु पैनस्ताम स्थिति स्वभारत। तो भगवान ने मानव समाज को और तरीका से अर्जुन को माध्यम बना करके ये कहा है, परंतु ये जो गांव में रहने वाले ये सारे ज्ञान प्राप्त नहीं है, परंतु एक स्वाभाविक रूप से ये करते रहते हैं और ये भी सारा भगवान से दिया हुआ वरदान है। क्यों? उन्होंने उत्पत्ति किए हैं, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे प्रत्येक जीव हो, उसको कैसे पालन करना है तो उसी को पालन करना है। तो इसीलिए हर किसी को सारे परिभाषा जानना इतना ज़रूरी नहीं है, परंतु जैसे जैसे युग बदलते गया, समय बदलते जा रहा है, तो उसमें फिर वैज्ञानिक आए हैं, जो भी है विकसित होते जा रहा है। तो ये जैसे जैसे विकसित होते जा रहा है तो गांव के जो भी प्रक्रिया है जाने अनजाने, वो प्रलोभन में आकर के भूलते जा रहे हैं। इतना ही फर्क है, परंतु आज भी हर वस्तु, हर प्रक्रिया, हर स्थिति आज भी मौजूद है। तो इस प्रकार एक वक्त आया तो मुझे गाय को रक्षा करना पड़ा। मैं 12-13 साल का था, तो मेरा जो परिवार है एक नदी किनारे है, तो ब्रिटिश लोग ब्रिज बनाए थे। ब्रिज जैसे टूट गया तो हमारे खेती 3 किलोमीटर है पहाड़ के नीचे, वहाँ एक तुरंत पत्थर का मकान बनाया गाय को रक्षा करने के लिए। और उसी वक्त ऐसे ही एक वक्त आया कि हमें दूसरे से सहारा नहीं मिला, तो उसमें मुझे रख दिया गया कि ब्रिज टूट गया, आ भी नहीं पाए, छोटे भी थे।
और जब मुझे भी अच्छा लग रहा था उसी वक्त कि गाय के पीछे जाना, गाय चराना, जंगल में घूमना, जंगल का जो फल होता है, चाहे सब्जी ले लो चाहे साग ले लो, उसको लाने में मैं हर चीज़ भूल गया कि आनंद में चले हाँ, गए। मतलब एक अलग अलग स्थिति बन गया मेरे लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो बस स्वाभाविक रूप से मुझे अच्छा लगने लगा गाँव के लोग खिलाने का, जो भी खिलाते उसको खा करके, क्योंकि वो जो गांव में रहने वालों से आश्रय लेना पड़ा, कोई बना करके देने वाले नहीं थे। देखिए अलग ज़िंदगी बन गया था कुछ समय के लिए मेरे लिए। तो मेरा पिता माता भी देखे कि भाई ये इनका मन लगा हुआ है, तो पढ़ाने उड़ाने का उनका इतना ये नहीं था। तो मुझे भी अच्छा लगता था गाय को, जब पेट भर जाता था पेट को मैं देखता था पेट भरा कि नहीं, मैं हाथ लगाता था तो वो लोग भी इतना प्यार करते थे, इतना चाटते थे मुझे, हर वक्त देखता था कि इन लोग का पेट भरा कि नहीं। और उसके बाद जब ज़मीन थोड़े कम होने लगा तो मेरे पिताजी लीज में ले लिए ज़मीन, लीज में ले करके कुछ अनाज उगा दिए। एरिया मतलब जैसे हम कंपाउंड कहते हैं, तो उसमें कुछ ज़मीन को खेती करके बीज बो दिए। बीज बोने के बाद उसमें जो उग आया तो दूसरे को समझ में आ जाएगा कि ये किसी का सुरक्षित स्थान है, उसके अंदर कोई गाय की कुछ पशु लेंगे नहीं चराने के लिए। तो उसी एरिया में मैं छोड़ देता था और ये सब गाय को जो देखता था, पेट देखता था, उसका हर चीज़ उसमें एक लिप्त हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी गाय को चराने में, खिलाने, मतलब चराने में वो स्वयं खाते थे। और जैसे जैसे कुछ एरिया चर चर के जाते थे तो दूसरे एरिया को जाते थे, जो जिस एरिया वो खा लेते थे उस एरिया में 2-3 दिन तक हम नहीं लेते थे। और 2-3 दिन में उसमें स्वतः जो घास होता था वो उग करके 1-1.5 फुट हो जाता था, क्योंकि उसी वक्त जो है बारिश समय पर होता था, मुझे याद है। और बिल्कुल 2-3 दिन में जो है ना चारा आ जाता था। तो एक एरिया ख़त्म हो जाने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर उसी एरिया में, तो ऐसा उसी समय मेरा विचार नहीं था कि भाई वो एरिया को लेना है। वो स्वतः ही एक था कि हम ये देखते थे कि कहाँ गाय का खाने का चारा, घास मतलब उपलब्ध हो गए हैं। वो स्वतः हो जाते थे गैया और खाते थे। और जहाँ थोड़े से ज़्यादा बारिश हो जाता है, कीचड़ होने का संभावना दिखता था, तो वो एरिया को हम नहीं छोड़ते थे। क्यों? उसमें कीचड़ हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा घास वगैरह, इसीलिए नहीं छोड़ते थे। कुछ ऐसे एरिया पर गाय को रखते थे ताकि कीचड़ भी हो जाए और घास भी नुकसान भी ना हो। जहाँ पर कहीं कहीं एरिया घास उगता ही नहीं था, कुछ पथरीला, जो से उसको कहते हैं पथरीला एरिया, यानी पत्थर हुआ करता था नीचे, तो उसमें घास नहीं उगता था। ऐसे एरिया में गाय को रख देते थे चाहे बारिश हो रहा है। एक वक्त था कि जो हमें छता इस्तेमाल नहीं करने का, एक बांस का छतरी हुआ करता था, उसको उठाने में भारी पड़ता था। तो एक गर्म कपड़े होते थे जिसको हम गांधी खदी कहते थे, वो खदी चाहे कितना बारिश हो उसी को ही एक हमें सहारा ले लेते थे। भीग जाते थे परंतु गर्म होता था। जब बारिश खत्म हो जाता था उसको हम निचोड़ देते थे पानी को, उसी को फिर लपट जाते थे तो वो सूख जाता था उसी वक्त। तो उसी से हमें कुछ अजीब सा एक एनर्जी भी मिलता था। और ऐसे ही शुद्ध वातावरण था कि जमीन में स्वतः जो बह जाता था वो पानी को ही पीते थे। कोई कुएं से भी नहीं पीते थे, मतलब स्वतः जमीन का पानी। जैसे बारिश हो गया, बारिश बंद होने के बाद कुछ समय थम गया तो वो पानी स्वतः इतना मतलब निर्मल हो जाता था वो पानी। तो उसी वक्त ये ज्ञान नहीं था कि भाई ये पानी पिएंगे तो हमारे लिए क्या हानिकारक होगा, क्या होगा, ये ज्ञात नहीं था। परंतु हमने देखा पानी निर्मल है और वो पानी को हम पी जाते थे। परंतु ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जो भी होता था मतलब घरेलू नुस्खा से, मतलब स्वतः मतलब उसको खा करके ये हो जाते थे।